मित्रों नमस्कार। मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप सावंत, सहायक अध्यापक कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियाई शमनपुर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के तहत संचालित विज्ञान विषय इकाई 5 को पढ़ेंगे मित्रों, जिसका शीर्षक है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हमारे चारों ओर हवा में, पानी में, मिट्टी में ऐसे छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं मित्रों। ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये छोटे छोटे जीव बहुत बड़े बड़े काम करते हैं मित्रों। ये इसमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं मित्रों। ये 5 प्रकार के होते हैं। फफूंदी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एल्गी होते हैं और वायरस होते हैं मित्रों। इनके बारे में आपको अभी हम आगे बताएंगे जब अपनी किताब को पढ़ेंगे मित्रों। लेकिन इनके बारे में छोटा होना कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि सही दिशा में काम करने से छोटी चीज़ भी दुनिया बदल सकती है। अगर यह सीखना है तो सूक्ष्म जीवों से सीख सकते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया छोटा सा दूध में जब जाता है तो दूध को दही में बदल देता है मित्रों। आपका भी प्रयास छोटा ही सही, लेकिन जीवन की सफलता है, जीवन को सफल कर सकता है। तो मित्रों, आज चलते हैं, देखते हैं और हम अपने छोटे छोटे काम से बड़े बड़े परिणाम देने की कोशिश करेंगे मित्रों, क्योंकि कहा गया है जो दिखता नहीं वही कभी कभी बड़े बड़े चमत्कार कर देता है। तो आइए देखते हैं ये छोटे छोटे जीव कौन से हैं या क्या है। इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण हमारा पाठ है। आज इसे पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं मित्रों। अगला पॉइंट है उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव मित्रों। अंतिम पॉइंट होगा सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण एड्स आदि मित्रों। आप अपनी किताब को खोल लेंगे और इसी तरह से जैसे जैसे हम अंडरलाइन करते चलेंगे, आप भी अपनी किताब को अंडरलाइन करते चलेंगे और आप पाएंगे लास्ट में कि इस पाठ में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं छुपाई गई हैं उनको हम देख पाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे मित्रों। अगर इससे पूर्व के पाठ 4, पाठ 3, पाठ 2, पाठ 1 को पढ़ना है तो आपके लिए हमने वीडियो लोड कर दिया है। और मज़े की बात यह है कि उन सारे पाठों से जुड़े जितने प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों की भी अलग से हमने वीडियो बना करके डाल दिया है। तो आप पूरी किताब को तैयार कर सकते हैं, बस आपको पीछे जा कर के अपने पाठ को देखना पड़ेगा, जो कि इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगा। आइए देखते हैं मित्रों सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। जैसे कि हमारा आज का पहला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। तो ये सूक्ष्म जीव हैं। अभी इनका सामान्य परिचय क्या है आइए हम लोग देखते हैं मित्रों। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इसकी सतह पर काले सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं होते हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत से पढ़ेंगे मित्रों। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं मित्रों। क्रियाकलाप में देखते हैं। विज्ञान है, विज्ञान में कुछ काम मिलता है, प्रयोग करते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। रोटी के या ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए। इस टुकड़े को किसी डिब्बे में बंद करके 4-5 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है।
4 से 5 दिनों के बाद टुकड़े पर उगाई रचनाओं को हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन कीजिए। आप अपने अनुभवों की चर्चा कक्षा में कीजिए। मित्रों, उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग की धागे नुमा संरचना दिखाई देती हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं। इसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों हैं। आइए मित्रों, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के बारे में देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर के अंदर व बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव सड़े गले पदार्थ में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा इसे पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। मित्रों, ये प्रश्नों का जवाब पाते रहेंगे। पीछे के जो भी अध्याय हैं उनका उत्तर पाने के लिए मित्रों पीछे हमारे प्लेलिस्ट में जा करके पूरे पाठ को आराम से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में पढ़ करके आप अपने मजबूत पकड़ प्राप्त कर सकते हैं अपने विषय। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में परजीवी होता है तथा पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार नींबू के पौधे पर जैंथोमोनास साइट्री नामक जीव कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। मित्रों, आइए देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा जाता है। मित्रों, 5 समूह है। आइए देखते हैं कौन कौन से समूह हैं। समूहों की बात करें तो पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ। मित्रों, इसी प्रकार चौथा है कवक और अंतिम है मित्रों शैवाल। आइए इनको अलग अलग देखते हैं। जीवाणु ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार या स्पर्शाकार, सर्पाकृत आकार वाले होते हैं। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आकार चाहे जो होता है, केंद्रक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और इन अगला लाइन है मित्रों, इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्त होती हैं। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। मित्रों, कभी कभी पूछा जाता है कि जीवाणुओं में कैप्सूल क्या होता है, तो हमको ये ध्यान रखना है, अपने चारों ओर जो कठोर आवरण बनाती है उसे कैप्सूल कहते हैं। मित्रों, कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कोशिकाभ कहते हैं। कोशिकाभ के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को पहले शैवालों के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरोलीना नामक ये स्वपोषी होते हैं। मित्रों, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं मित्रों विषाणु। अगला पॉइंट हमारा है मित्रों विषाणु। दरअसल सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं, हमें ये याद रखना है।
ये लाइन बहुत जरूरी है। कह रहे हैं सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे सूक्ष्म जीव का क्या नाम है, तो हम विषाणुओं का नाम लेंगे। मित्रों, ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं, मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। मित्रों, इस पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विषाणु की खोज दामित्री एवोनोस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1992 में किया था। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, इसको भी हमको अलग से जानना है। मित्रों, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इस पे भी हमको सजग रहना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होते हैं। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, अर्थात यह न तो सजीव होता है और ना ही निर्जीव होता है। अगला जो सूक्ष्म जीव है हमारे प्रोटोजोआ हैं। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद, पैरामीशियम में सीलिया। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। मित्रों, यहाँ पे हम अगला पॉइंट नोट करेंगे, प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। अगला पॉइंट है मित्रों कवक। मित्रों, कभी कभी पूछा जाता है कि कवक का दूसरा नाम क्या होता है, तो हम जानते हैं फफूद। मित्रों, कवक को फफूद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर भी उगने वाले छाते नुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। मित्रों, इसको भी हम जान लें। बरसात के दिनों में, कब? बरसात के दिनों में जो हमारे कूड़े कचड़े, सूखे पेड़ आदि पर छत्ते नुमा संरचना उगता है, जिसे गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, यह भी एक प्रकार से कवक ही है। आगे मित्रों, कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। ये आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजीवी जैविक दवा बनाई जाती है। मित्रों, इसको ध्यान रखना यहाँ से। कवक हमारे लिए लाभकारक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पॉक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मित्रों, कौन से कवक गेहूं में बीमारी पैदा करता, अगर पूछता है प्रश्न, तो यहाँ से हम जानेंगे। और मनुष्यों में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग मुख्यतः दाद हैं। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। मित्रों, सब जो दाद हमारे शरीर में एक बीमारी है, ये कवक द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। इनको महत्वपूर्ण है। मित्रों आइए इन्हें भी जानते हैं। कवक के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। मित्रों, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन
तस्तरी पर हरे रंग की फुफुद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फुफुद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेंसिलियम नामक स्कॉग द्वारा मारे गए। इस प्रकार फुफुद से पेंसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है शैवाल। आइए शैवाल को पढ़ते हैं। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। मित्रों, इसको जाने रहिए। हम कभी कभी देखते हैं जहाँ बहुत सारा पानी गिरता रहता है वहाँ पे काई जम जाता है और फर्श पर फिसलने का डर होता है, तो यही काई जो है इसी को क्या कहते हैं, शैवाल। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास तथा डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाए थैलस कहलाता है, अर्थात इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेलिन जो दवा नामक प्रतिजीवी दवा है वो क्लोरेला नामक शैवाल से बनाया जाता है। सिफेलियूरोस वाइरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट तथा वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। 3 पॉइंट उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन के लिए कौन से जीव उपयोगी हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, जब इस पे हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं, मित्रों, सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। जो हमारा दूध से क्या बनता है, दही बनता है। क्या बनता है बच्चों, दही बनता है। ये किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु की सहायता से बनता है। कि जो हमारा सिरका, पनीर, ब्रेड आदि बनता है वो किसके द्वारा बनता है, इसमें जो है हम रेड बॉक्स में देखेंगे, ये सब हमारा किस फूफस से बनते हैं, ईस्ट नामक फूफस से। कौन सी फूफस, ईस्ट। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं कि हमारे जीवन में इनका क्या क्या उपयोग है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहला है हमारा प्रतिजैविक दवाएं। मित्रों, यहाँ यह पूरा ही पार्ट ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इस रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फुफुद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणुओं से, क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती हैं। मित्रों, अगला पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मित्रों, अपने खेत में लगे चना, मटर, अरहर की जड़ों, पौधों की जड़ सहित उखाड़िए। इस बात का ध्यान रखें कि उखाड़ते समय जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। पौधों की जड़ को धो करके अवलोकन करें। क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि इन पौधों के जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। मित्रों, चना, मटर, अरहर के पेड़ के जड़ों में हम गांठें पाई जाती हैं। ये क्या होते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। ये इनका काम क्या होता है, इनको भी हम लोग जान जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं। नाइट्रेट को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण।
इससे भूमि में उर्वरकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजियोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करते रहते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉप एनावीना साइटोनीमा आसिलेटोरिया का उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में होता है। मित्रों, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। आइए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। यहाँ देखते हैं कुछ सूक्ष्म पदार्थ एवं जंतु के मृत शरीर पर पलते हैं। ये वहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे पौधे एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़ कर नष्ट हो जाता है। अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्वों को संचित करते हैं और भूमि का उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए, यदि मृत पौधा एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीवाणु व फूफद न होते तो क्या होता। ऐसी अवस्था में सभी मृत पौधे एवं जंतुओं का शरीर वातावरण में पड़ा रहता और इनका अपघटन नहीं होता और न ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता। आइए मित्रों, कुछ सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में देखते हैं। कौन कौन से हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। मित्रों, एगाकरस तथा मार्केला गुच्छी जिसे कहते हैं नामक कवक सब्जी के रूप में किया जाता है। स्पाइरोलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है। इसका भी उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मित्रों, सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है, जैसे ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने, जीवाणुओं का उपयोग दुग्ध उद्योग में, सिरका उद्योग में, तंबाकू उद्योग में, चाय उद्योग तथा चमड़े उद्योग में किया जाता है। मित्रों, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में देखते हैं क्या प्रयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिक में भी हो रहा है, जैसे इसेरिया कोलाई ईस्ट आदि। हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य, जंतुओं तथा पेड़ पौधों में अनेक रोग होता है। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग, जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणुओं द्वारा होता है। मित्रों, यहाँ से देखिए, भेड़ का कौन सा बीमारी, एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में अनेक रोग, जैसे नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा तथा आलू की पछेता अंगमारी नामक रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक द्वारा होता है। और इसके साथ साथ गेहूं का काला कीट पॉक्सीनिया नामक कवक द्वारा होता है। मित्रों, कुछ सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। मित्रों, इसको थोड़ा सा, कुछ सूक्ष्मजीव हैं जैसे थायोबैसिलस डिनास्टिफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया को अमोनिया में बदल देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता में कमी हो जाती है। इस प्रकार कुछ सूक्ष्मजीव इमारती लकड़ी पर उग करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, जैसे पॉलीपोरस कवक लकड़ी के कटे हुए भाग पर उग करके उन्हें सड़ा देते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से बचाव। अब हम सूक्ष्मजीवों के प्रभाव से बचाव के बारे में देखेंगे। सामग्री के उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानि को रोक सकते हैं। सूक्ष्मजीव जहां हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, वहीं हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं को नष्ट भी कर देते हैं। डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री आदि सूक्ष्मजीवों के द्वारा खराब हो जाती हैं।
उष्ण तथा नम वातावरण में सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर उड़ आते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने, उनसे होने वाली आर्थिक हानि से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आइए मित्रों, अब देखते हैं कि कैसे हम इनसे जो है बच सकते हैं और इनके लिए कौन सा उपाय है जो हमारे सामान को, हमारी सेहत को, हमारे शरीर को बचा सकता है। फैब्रिक तथा चमड़ों के सामान का, फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों द्वारा न हो, इसके लिए इनका उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, दूसरा है टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करके। टिम्बर, इमारती लकड़ी को, टिम्बर मतलब क्या होता है बच्चों, इसको जान लीजिए। कभी कभी शब्द भी हमको फंसा देते हैं। प्रश्न आ गया टिम्बर किसे कहते हैं, तो ये इमारती लकड़ी होती है। तो मित्रों, टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक है। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं को दीमक आदि से बचाव के लिए इनके खाली भाग को प्रोटीन द्वारा भर देना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन आदि का छिड़काव करने से कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर, तो आइए देखते हैं ये क्या चीज होती है, किस बला का नाम है। आपने कभी सोचा है गाय भैंस का दूध दुहने के बाद उसे उबाला जाता है, या दूध को उबाला नहीं जाए तो क्या होगा। स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्पन्न कर सूक्ष्म जैवों का उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि का नियंत्रण किया जाता है। इसलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों, खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। लुई पाश्चर ने दूध के किण्वन रोकने के लिए पाश्चरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का विसंक्रमण करते हैं, स्टरलाइजेशन कहते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग LTH विधि से दूध को 1450 फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 मिनट गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम HTST विधि से दूध को 1610 फ़ारेनहाइट 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक रोग, जीवाणु व बीजाणु मृत हो जाते हैं। मित्रों, अगला है भोज्य पदार्थ को उबालकर। डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब तथा 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 126 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु और उनके अंतः बीजाणु पूर्णतः मृत्यु हो जाते हैं। आइए मित्रों, कुछ और जानते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जानने में देखते हैं। अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक संरक्षक का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। मित्रों, अगला है जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित व विसंक्रमित किया जाता है, जिसके लिए बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जो परिरक्षक का कार्य करती हैं। सॉस, चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है। एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है जो परिरक्षक का कार्य करता है। मित्रों, दूषित जल व भोजन हमारे लिए हानिकारक हैं, इसलिए स्वच्छ जल और ताज़ा भोजन का उचित ढंग से संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। आइए मित्रों, अगले टॉपिक के चलते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां, तो देखते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, जीवधारियों के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में से प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों को अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने
वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। मित्रों, संक्रमण रोग का जवाब है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग आइए देखते हैं।